हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में हम पुनर्जागरण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले लेक्चर में भी मैंने पुनर्जागरण का अर्थ, उसकी विशेषताएं और पुनर्जागरण के कारणों पर प्रकाश डाला। अब जैसे कि आपको पता ही है कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप में साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, मूर्तिकला, शिल्पकला, हर एक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आया। और इस परिवर्तन का कारण क्या था कि क्योंकि अब यूरोपवासी जो थे वो मध्यकाल के पूर्व में जो अंधकार में जीवन जी रहे थे, धर्म को ही प्रधान मान रहे थे, स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं हो पा रहा था, सामंतवादी प्रवृत्तियां निरंतर हावी हो रही थी। ऐसी स्थिति में वहां इस तरह की प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उनकी सोच, उनके दृष्टिकोण, हर एक चीज में परिवर्तन आ गया। यहाँ पुनर्जागरण के सेकंड पार्ट में आज हम मुख्य रूप से कि ये पुनर्जागरण इटली में ही सबसे पहले क्यों हुआ और इसके बाद कि साहित्य के क्षेत्र में किन किन देशों में पुनर्जागरण जो हुआ, तो किस प्रकार का साहित्य लिखा गया और जो हमारे प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं उन्होंने किन भाषाओं में ये साहित्य लिखा, इस पर चर्चा करेंगे। जो शेष चीज रह जाएंगी जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला या पुनर्जागरण का प्रभाव, कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, उनकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब यहाँ पर है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में ही क्यों हुआ। कि इटली का जो क्षेत्र था वहाँ वो रोमन संस्कृति का प्राचीन केंद्र रहा और प्राचीन केंद्र होने के कारण वहाँ पर जो सांस्कृतिक विकास था वो सर्वप्रथम हुआ। यहाँ के लोगों ने जब स्वतंत्र चिंतन करना प्रारंभ कर दिया, पूर्वी देशों के साथ इनका व्यापार और वाणिज्य होने लगा, ये लोग समृद्ध होने लगे। ऐसी स्थिति में जो इटली का विकास था वो पुनर्जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक के रूप में हुआ। फिर इटली में ही पोप का निवास स्थल था और रोमन पोप जो था वो संपूर्ण यूरोप में पूजनीय और उसकी प्रत्येक बात पर विश्वास किया जाता था। इसलिए भी इटली में इस बात का महत्व रहा। फिर इटली की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि प्रारंभ में जब इंग्लैंड और अन्य देशों के साथ व्यापार शुरू नहीं हुआ था तो भूमध्य सागर के माध्यम से जो समुद्री उसमें व्यापार होता था पूर्वी देशों के साथ, उनमें इटली प्रमुख था। इस के परिणाम स्वरूप ही यहाँ पर समृद्धि वगैरह भी अधिक आई। साथ ही साथ कि जब यूरोप के अन्य देश अंधकार में डूबे हुए थे उस समय यहाँ पर फ्लोरेंस, मिलान आदि में नए शहरों का विकास हो गया था और ये जो नए नगर थे इनमें स्वतंत्र वातावरण, लोगों की स्वतंत्र सोच, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उनकी जो सोच थी वो पूर्ववर्ती जब सामंतवादी प्रवृत्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली थी उससे बहुत अधिक परिवर्तन आ गया था। इसलिए इटली के ये प्रमुख नगर वेनिस, मिलान और इनमें भी पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। अब पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जब हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको पुनर्जागरण की विशेषताएं बताई थी, उनमें क्या बताया था कि स्वतंत्र चिंतन का अब मनुष्य के ऊपर धर्म उतना अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। पहले क्या था कि चर्च
या पोप जो बताया करते थे, वो धर्म को केंद्र मानकर ही व्यक्ति की सोच को प्रभावित करते थे। लेकिन अब व्यक्ति स्वतंत्र अपने दुख सुख लाभ हानि, अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण, अपनी व्यापार, अपना वाणिज्य, अपने साहित्य, इन सब के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचने लगा। तो इसके परिणाम स्वरूप वहां पर मानवतावाद का विकास हुआ। मानवतावाद का अगर हम अर्थ देखें तो वो यही है कि मानव जीवन में रुचि लेना, कि मानव के जीवन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको ही प्रधानता देना, और यदि उन कोई समस्या है तो उनका समाधान मानव को परिलक्षित करते हुए किया जाएगा। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी मानवतावाद। अब धर्म के स्थान पर मनुष्य को महत्व दिया जाने लगा। पहले ये कहा जाता था कि यदि आप ऐसा करोगे तो परलोक में आपको इस प्रकार का फल मिलेगा, लेकिन अब परलोक के स्थान पर व्यक्ति जो कार्य करता था वो ये देखता था कि वर्तमान जीवन जो वो जी रहा है, जो इहलोक में वो जी रहा है, उसमें उसका क्या परिणाम निकलेगा, उन चीजों के अंतर्गत कार्य होने लगा। और ये मानवतावाद के जो प्रवर्तक थे, या कहना चाहिए मानवतावाद के पिता में अगर पेट्रोक को कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पेट्रोक जो थे वो बहुत स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे, और उनके परिणाम स्वरूप ही, उनकी विचारधारा के परिणाम स्वरूप ही मानवतावाद का इटली में विकास हुआ। और ये पुनर्जागरण का जो हमने कहा कि इटली में प्रारंभ हुआ, तो इटली में प्रारंभ हुआ, लेकिन इटली के साथ साथ फिर यूरोप के अन्य देशों में भी धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि व्यक्ति में शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, इन सब से परिचित होने लगे। तो जिसका परिणाम ये हुआ कि अन्य जो यूरोपियन देश थे वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अब यहाँ पर हम देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या असर हुआ। प्रारंभ में जो रोमन साहित्य लिखा जाता था उसमें यूनानी भाषा और लैटिन भाषा इसकी ही प्रधानता रहती थी। बाइबल वगैरह लिखी गई या जो अन्य पांडुलिपियां लिखी जाती थी, एक तो जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी वो क्योंकि हस्तलिखित होती थी तो वो जनसाधारण की पहुंच से बाहर होती थी, क्योंकि एक तो काफी महंगी होती थी, एक उनकी मात्रा सीमित होती थी। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप छापे खाने का विकास हुआ, कागज की मुद्रा का कागज का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, साहित्य जो था उसका क्षेत्र विस्तृत हो गया। अब बड़ी मात्रा में लोगों को साहित्य पढ़ने को मिलने लगा, और तब उस साहित्य में रोमन भाषा और जर्मन भाषा, जो ये रोमन्स थे ये इटली और ये जो अन्य आसपास के देशों के थे, इधर जर्मन भाषा में जो साहित्य लिखा गया, तो रोमन और जर्मन भाषा का विकास हुआ, और यही देशज भाषा के रूप में देखने को आया। जब व्यक्ति विशेष को अपनी भाषा में साहित्य पढ़ने को मिलने लगा तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो साहित्य अधिक लोकप्रिय हुआ, और अधिक लोकप्रिय होने के साथ साथ व्यक्ति की पहुंच में आ गया। अब यहाँ पर हम विभिन्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनके साहित्य की बात करते हैं। इटालियन साहित्य को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 विशेष साहित्यकार जिनकी रचनाएं पुनर्जागरण को प्रेरित करती हुई, हालांकि पुनर्जागरण को प्रेरित करती हैं, उसके विषय में उन्होंने लिखा। और जितने भी साहित्यकारों ने, चाहे वो इंग्लैंड के साहित्यकार थे, चाहे वो फ्रांस के साहित्यकार थे, इन लोगों के साहित्य का जो विषय वस्तु थी वो भी अब उसका भी स्वरूप बदल गया। वो जो विषय वस्तु थी
उसमें भी व्यक्ति को प्रधानता दी जाने लगी। मानवीय गुणों, मानवीय संवेदनाओं, मनुष्य कैसा अनुभव करता है, सुख दुख और जीवन के प्रत्येक, जैसे शेक्सपियर हैं, इन्होंने जो अपने नाटक लिखे उनमें समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग को अपने नाटकों में सम्मिलित किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इटालियन साहित्य में दाते जो हैं वो इटालियन साहित्य के बहुत दिग्गज और पितामह माने जाते हैं। उन्होंने उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो थे द डिवाइन कॉमेडी। इसमें उन्होंने आत्मा की मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है इसके बारे में विशेष रूप से प्रकाश डाला है। इसके अलावा इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं दी मोनार्किया और विटा नोवा। पेट्रोक जो कि मानवतावाद के प्रवर्तक भी थे और मानवतावाद के पितामह माने जाते हैं, उन्होंने भी सोनेट्स लिखे। सोनेट जो है आपको पता होगा, ये 14 पंक्तियों की कविताएं होती थी, तो बहुत सारे सोनेट्स की रचना की और इन्होंने एक अफ्रीका नाम का लंबा गीत लिखा और साथ ही इन्होंने फेमिलियर लेटर्स नाम की एक रचना लिखी। जो इटालियन साहित्य में तीसरा अन्य प्रमुख रचनाकार था उसका नाम था बोकाचियो। ये भी इरेस्मस की और इनकी पेट्रोक की रचनाओं से प्रेरित थे और इन्होंने डेकामेरन नाम की रचना लिखी। फ्रांसीसी साहित्य में हमें फ्राइसर्ट, बेलो, रेबलॉस और मोते के नाम उल्लेखनीय हैं, लेकिन फ्रांसीसी साहित्य ने पुनर्जागरण के समय कोई ऐसी बहुत विशेष रचनाएं नहीं लिखी। हालांकि ये जितने भी रचनाकार थे इन्होंने धर्म पर प्रहार किया और साथ ही साथ जो अमीर वर्ग जो कि पुनर्जागरण से पूर्व जनता पर तरह तरह के अत्याचार करता था उनके विषय में लिखा। लेकिन अन्य देशों की तुलना में या अन्य साहित्यकारों की तुलना में इनका उतना ज्यादा उल्लेख पुनर्जागरण के साहित्य में नहीं था। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी साहित्य की। अंग्रेजी साहित्य में चौसर जो थे वो अंग्रेजी साहित्य के पितामह माने जाते हैं। इन्होंने एंग्लो सैक्सन भाषा में साहित्य लिखना प्रारंभ किया और इसके अलावा फिर टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक ग्रंथ लिखा। एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन, फ्रांसीसी बेकन ने द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और विलियम शेक्सपियर ने तो न जाने कितने नाटक और कितनी रचनाएं लिखी, लेकिन यहाँ पर हम केवल उनकी मुख्य रचनाओं का ही उल्लेख कर रहे हैं, जिनमें ओथेलियो, मैकबेथ, हेलमेट, हेनरी चतुर्थ, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, द मेरी वाइफ और विंडसर। ये रचनाएं जो हैं उनकी वो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें उन्होंने मानवीय संवेदनाएं, मानवीय जीवन, सुख दुख, करुणा, जीवन के प्रत्येक पक्ष को उन्होंने इन अपने नाटकों में और अपनी रचनाओं में छुआ है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथकार या महत्वपूर्ण लेखक हुए उनमें स्पेन के सर्वेंटीज थे। इन्होंने डॉन क्विक्सोट नामक रचना लिखी। हॉलैंड के इरेस्मस ने मूर्खत्व की परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा। इनका जो मूर्खत्व की प्रशंसा जो इन्होंने लिखा है उसमें इन्होंने जो उस समय का पुनर्जागरण से पूर्व जो अमीर तबका था वो या जो धर्माधिकारी थे उनके ऊपर व्यंग कसते हुए ये रचना लिखी है। इसके अलावा उन्होंने बाइबल का भी अनुवाद किया। पुर्तगाल के कैमोन्स ने लूसियाड नामक रचना लिखी। इसमें इन्होंने लूसियाड में वास्को डी गामा के जब वास्को डी गामा खोज के लिए निकले थे उससे प्रेरित होकर ये महाकाव्य लिखा। अब ये जो साहित्य लिखा गया इसके अलावा कुछ राजनीतिक साहित्य भी लिखा गया। इस राजनीतिक साहित्य में मैकियावेली और हॉब्स का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक रचना लिखी।
और हॉब्स ने लेवियाथान नाम की रचना लिखी। ये जो इनकी रचनाएं हैं ये राजनीति जगत में आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इसमें इन्होंने राजनीति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करते हुए कुटिल राजनीति के बारे में जानकारी दी। इस प्रकार ये जो आज का हमारा लेक्चर था वो विशेष रूप से साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का योगदान विषय पर था और ये मैंने अलग से आपको इसलिए बताया है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनमें कई बार राइटर्स के नाम देकर या उनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम देकर उनसे आपसे राइटर्स के बारे में पूछा जाता है। तो इन चीजों का आपको बहुत गहनता से अध्ययन करना है और इन्हें आप शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाकर हमेशा याद रखिए। ये आगे आने वाले कंपटीशंस में भी आपके लिए सहायक होंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम शेष बची हुई चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।